जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे मौर्य काल से संबंधित वीडियो का दूसरा वाला पार्ट है। इससे पहले हमने पहले पार्ट में 1 से 50 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। दोस्तों, अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आएगा हमारा अगला प्रश्न है 51। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर हमारा कलिंग का युद्ध। तो दोस्तों, जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की भूमि को, अधिग्रहण की जो नीति थी उसको त्याग दिया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था हमारा? 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा सम्राट अशोक। तो जो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न हमारा, किस शिलालेख राजाधीश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हमारा शिलालेख राजाधीश 13, यानी कि 13वां राजाधीश शिलालेख है, उसमें अशोक ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हमारा उपगुप्त को। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर हमारा सम्राट अशोक। तो दोस्तों, जो सम्राट अशोक हैं वे पहले ऐसे मौर्य शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश फैलाने का प्रयास किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, जो जेम्स प्रिंसेप हैं इन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के शिलालेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में उपयोग करके लिखी गई थी। अशोक के शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टानों की सतहों पर भी उकेरा गया था। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। यहाँ 14 प्रमुख शिलालेखों, 15 लघु शिलालेखों और 7 स्तंभ शिलालेखों का वर्णन किया गया है। इसका हमारा अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा प्रियदर्शी। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि में अशोक के सर्वाधिक शिलालेख लिखे गए थे। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा प्राकृत भाषा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 14। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा मास्की अभिलेख में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ अभिलेख में। भाबरू स्तंभ राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है। इस स्तंभ में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाबरू स्तंभ अशोक के शिलालेखों में से एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है। तो दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर के रूप में चित्र के साथ राज्यों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हमारा कंचनहल्ली, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, शिलालेख प्रथम। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, शिलालेख 13। इसका सही आंसर शिलालेख 12। इसका अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे अशोक के 12 शिलालेखों में वह कहता है कि मनुष्यों को अपना धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो इसका सही आंसर हमारा 5। अगला प्रश्न है, इसके बाद देखेंगे हम अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं। पशु वध पर ये प्रतिबंध लगाते हैं। शिलालेख नंबर 2 में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सत्यपुर और केरल पुत्र साम्राज्य का वर्णन करता है। शिलालेख 4 समाज पर धम्म का प्रभाव का वर्णन करता है। शिलालेख 8 अशोक की बोधगया और बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन करता है। शिलालेख हमारा शिलालेख है 12, इसमें कलिंग पर अशोक की विजय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, स्वनियंत्रण। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा, इसका दोस्तों इसके देंगे महत्वपूर्ण बिंदु। अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या पाप में निमित्त, विश्व कल्याण, दयादान, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार आदि के रूप में की गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह रावलोवाद सूत्र से
ली गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सभी स्तंभों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान के आदेश अंकित हैं। सम्राट अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख हैं। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामातों का उल्लेख मिलता है। यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे लंबा स्तंभ है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न हमारा, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, संघमित्रा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। उन्हें बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। महान अशोक तीसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और धर्म या धार्मिकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न हमारा, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? तो इसका सही आंसर हमारा कंधार में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर पूरा कंप्लीट हिस्ट्री को कराएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, कालसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन या जूनागढ़ का जो अभिलेख हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, सातवाहन। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूराजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हमारा अशोक के शिलालेख के कारण। अगला प्रश्न है इसके बाद हमारा, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा कंगनहल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, सौगोरा ताम्रपत्र। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा उड़ीसा का। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग तटीय राज्य उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसागर के पुत्र थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ये सभी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं।
अगला प्रश्न हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, वन साम्राज्य को। अतविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल में कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अतविका या वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के लघु शिलालेख भारत विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, रूपनाथ स्थल। रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर पहाड़ियों के पास प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण की ओर छोर पर स्थित था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सांची। यह कई स्तूपों और मठवाला एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख इलाहाबाद, कंधार, कलिंग, सनती, रोमेंदेई, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में पाई गई हैं। अशोक का नाम इनमें से केवल 4 स्थानों पर उपयोग किया जाता है, मस्की जिसको मास्की भी बोलते हैं, और ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में पाया जाता है, गुजरा जो मध्य प्रदेश में है, और नेत्तूर जो आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा बृहद्रथ। तो दोस्तों जो बृहद्रथ था ये हमारा मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। शतधम्मन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 से 184 ईसा पूर्व था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हमारा शुंग राजवंश की। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इनका शासनकाल था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। अंतिम शासक थे हमारे देवभूति। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर हमारा बिंबिसार। तो दोस्तों जो बिंबिसार है ये हमारा किससे संबंधित है? आर्यक वंश से संबंधित है हमारा। बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मगध राजा था जो हर्यक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थान पर पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी या लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सारनाथ में। दोस्तों जो सारनाथ स्थान है जो हमारा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ लायन कैपिटल धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक के द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। शिलालेख सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, आजीविका संप्रदाय को। आजीविका इसकी स्थापना गोसाल मस्करी पुत्र ने की थी। यह एक दर्शन पर आधारित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मामलों को नियति नामक एक ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा आदेश दिया गया है, जो कि किसी व्यक्ति के भाग्य सहित सभी घटना को निर्धारित करती है। 7 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में आजीविका संप्रदाय के लिए ही किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई हैं, सबसे पहले प्राचीन गुफाएं हैं। निम्न में से अधिकतर गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मौर्य काल से। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये हमारे मौर्य काल से संबंधित है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों पर स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पुत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सभी वीडियो आपके लिए एनटीपीसी, एसएससी और जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं, जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक तपस्वियों के लिए किया गया था। इन्हें एक ही ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक में से काटा गया था। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, 2400 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य के समय में कुछ पहले लगभग 2400 साल पहले सम्राट किंग शी हुआंग ने दीवार का निर्माण किया था। दोस्तों ये चीन का एक राजा था। इसका उद्देश्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को आक्रामक लोगों से बचाना था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख को एक सेट प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ, सांकस्या और सांची में खुदाई करवाई थी। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम अपने चैनल पर पूरा जनरल स्टडी का पूरा कंप्लीट वीडियो डालेंगे, जिसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सभी शामिल होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।